हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करें चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि एलिमेंट्स को हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर दो पार्टों में बांटा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी मैं एक एक लाइन करके पढ़ाऊँगा तो थोड़ा लंबा खींच जाएगा लेक्चर, इसलिए मैं वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो चीज़ें ज़रूरी हैं चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी हमें पता है मेटल कौन से हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, ये सभी के सभी क्या है, मेटल्स है। अच्छा, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है 3.1 में। तो यहाँ पे बोला गया है हमें हर मेटल को एक सैंड पेपर से साफ़ करना है, रब करके साफ़ करना है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दरअसल होता यह है कि तो आप उससे एक मेटल की अच्छे से प्रॉपर्टी देख पाएंगे। यही क्वेश्चन आपके पिछले सालों में भी पूछा गया है कि हम मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मतलब ऑक्साइड की परत लग जाए तो क्या करें। या फिर आता है क्वेश्चन पेपर में कि क्या होता है जब हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो उसका सीधा सीधा आंसर यही है कि एक सैंड पेपर से उसको साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत आ जाती है जिससे कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इस बात को भी हम आगे चैप्टर में थोड़ा सा देखेंगे अलग तरीके से। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मेटेलिक लस्टर। यानी मेटल को अगर हम देखें, जो प्योर मेटल होता है वो शाइनिंग सरफेस का होता है और इसी को मेटेलिक लस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर का इस्तेमाल करा ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़े तो आपको इन शॉर्ट चीज़ों से आसानी से पढ़ के निकल सके। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें ये अंडरलाइन कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। और मैं वही बात करना चाहूँगा कि एक्टिविटी के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊँ, लेकिन एक्टिविटी से जो क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में ज़रूर बताऊँगा, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी को भी छोड़ते हैं। यहाँ पे आइए सेकंड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल सीधी सी बात है, सबको पता है हार्ड होते हैं। हार्डनेस वेरी करता है फ्रॉम मेटल टू मेटल। यानी कि अब सोडियम कितना हार्ड है या फिर आयरन कितना हार्ड है, ये उनके ऊपर मतलब मेटल टू मेटल वेरी करता है कि अगर कौन ज़्यादा हार्ड है। लेकिन कॉमन बात क्या है, ये सभी हार्ड होते हैं। सेकंड पॉइंट है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। हम देखते हैं कि कुछ मेटल को मार मार के पतला कर दिया जाता है। आप गेट देख सकते हैं, गेट भी काफ़ी पतला होता है, ठीक है। उसको आप देखोगे तो काफ़ी पतली लेयर में बना देते हैं। या फिर एल्यूमिनियम के हमने बॉक्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम पतला करके बना देते हैं, चपटा कर देते हैं। आप अगर फोटो फ्रेम देखेंगे तो ऊपर किसी किसी फोटो फ्रेम के ऊपर मेटल की बाउंड्री होती है, वो उन्हें भी कवर करा जाता है मेटल की बाउंड्री से ताकि वो सेफ रहे। तो मेटल को हम थिन शीट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मैलेबिलिटी, और इसी प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड अ डक्टिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि हम मतलब कोई ऐसा मेटल है क्या जिसको हम खींच कर एक तार में बदल सके। जी हाँ, सारे के सारे मेटल ऐसे ही होते हैं जिन्हें हम खींच के एक तार में बदल सकते हैं। उसी को हम डक्टिलिटी कहते हैं, यानी उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। और हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। वो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा लौता एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा खिंच जाता है। यानी 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार तक बना सकते हैं। आप सोच रहे हैं 1 ग्राम गोल्ड खाली इतना बड़ा तार। हालांकि और अगर और मेटल के बारे में बात करें तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड के पास सबसे ज़्यादा अच्छी डक्टिलिटी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इसी वजह से, क्योंकि इनके अंदर डक्टिलिटी अच्छी होती है, इसी वजह से हम इन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको शेप दे सकते हैं या इनके आकार बदल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि और भी मेटल को हम कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड काफ़ी अच्छा है। और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि गोल्ड की जो फॉइल थी उसी के अंदर से हीलियम के पार्टिकल्स ट्रैवल करवाए गए थे, क्योंकि गोल्ड की ही परत ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पतली हो सकती है ना। गोल्ड ही की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो गोल्ड ही एक ऐसा था जिसको हम एक पतली सी सीट में बदल सकते थे जो कि सबसे ज़्यादा पतली हो सके। अब बात करते हैं
The above activity show that metals are good conductor of heat and have a high melting points. The best conductor heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, वैसे यहाँ पे नीचे भी पढ़ेंगे अच्छे कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के भी, यानी मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल और इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे इनके अंदर जो हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा होता है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीटिंग के। अच्छा, बेस्ट कंडक्टर अगर हम बात करें एलिमेंट्स में, जैसे गोल्ड था डक्टिलिटी के मामले में, तो यहाँ पे सिल्वर सबसे अच्छा है, सिल्वर एंड कॉपर सबसे अच्छे हैं हीटिंग के मामले में। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इन दो को अगर छोड़ दिया जाए, लेड और मर्क्यूरी को, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे ब्लैक से कर दिया है कि ये दो ऐसे हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये दो लोते ऐसे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रिक की तरीके से पूछ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि इस वक्त आपके जो पेपर आने वाले हैं वो कुछ इसी तरीके के आने वाले हैं कि कहाँ से क्या पूछेंगे, थोड़ा कहना मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं, अभी आपका सिलेबस बेशक कम कर दिया गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी हो चैप्टर पूरा ही पढ़े। हाँ, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्रेकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी एस सोनरस। जो भी मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उन्हें सोनरस कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं सारे मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप कभी भी उन्हें किसी दूसरी चीज़ से मार के देखिए तो आपको साउंड जरूर सुनने को मिलेगा। नॉन मेटल्स, अब हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे द नॉन मेटल्स आर अदर सॉलिड्स और गैस एक्सपेक्ट ब्रोमाइड विच इज़ अ लिक्विड। नॉन मेटल में हम बात करेंगे ब्रोमाइड के बारे में, तो ब्रोमाइड लिक्विड है, यानी सॉलिड और गैस एक्सपेक्ट ब्रोमाइड विच इज़ अ लिक्विड, यानी ये लिक्विड है। यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रोमाइड का एग्जांपल दिया गया है कि आप नॉन मेटल में हर तरीके की चीज़ देख सकते हैं, उसका हार्डनेस से कोई लेना देना नहीं कुल मिला के। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। वी कैन नॉट ग्रुप अ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन एज देयर आर मैनी एक्सपेक्टेशन। हम हर एक चीज़ को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं बांट सकते, नहीं तो आप अभी इसमें क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया कि सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी। ऑल मेटल एक्सपेक्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यानी सारे के सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल होते हैं और वो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। You observed that the metals have a high melting points, but गैलियम एंड कैल्शियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। हम जानते हैं कि सारे के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन गैलियम और कैल्शियम एक ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप इन्हें अपने मुट्ठी पे यानी अपनी हथेली पर भी रख लेंगे ना और मुट्ठी बंद कर लेंगे तो वैसे ही पिघल जाएंगे, या फिर अपनी हथेली पर ही रख लेंगे काफ़ी होगा कि उसमें भी पिघल जाएंगे और अपने स्टेट चेंज कर देंगे और सॉलिड से लिक्विड पर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग एलिमेंट के बारे में, नॉन मेटल के बारे में। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज द लस्टर। आयोडीन को आप देखेंगे ना लाइट में मार के तो उसमें शाइनिंग सरफेस है काफ़ी ज़्यादा, एक लौता एलिमेंट है ऐसा, मतलब लौता नॉन मेटल है जिसके अंदर शाइनिंग लस्टर है। अब हम यहाँ पे जो नॉन मेटल के अंदर पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट पढ़ रहे हैं फिलहाल तो, जिनके अंदर वो नॉन मेटल के करेक्टर्स हैं, मतलब मेटल वो नॉन मेटल है लेकिन मेटल्स के कुछ करेक्टर हैं। तो जैसे आयोडीन हो गया या फिर गैलियम और कैल्शियम हो गया। अभी हमने ऊपर बात करी थी मर्क्यूरी के बारे में। अच्छा, बात कर लेते हैं मर्क्यूरी के बारे में। एक खास बात यह है कि वो उस काफ़ी मतलब कि बहुत थोड़े टेम्परेचर पर फैलना शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बॉडी टेम्परेचर उसी की मदद से नापते हैं। तो हमारे जो पहले हम थर्मामीटर आते थे ना कांच के, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है मर्क्यूरी, देखिएगा कभी उसको अलग से। अच्छा है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि हम कार्बन के बारे में अभी हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन का एक वर्सटाइल नेचर है, वो किसी के साथ भी कंपाउंड बना देता है। अगर हम बात करें ना कार्बन के बारे में तो भाई साहब एक पूरा चैप्टर दिया गया है, उसमें बात कर लेंगे, लेकिन एक बात खाली इतनी बताना चाहूँगा, कार्बन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बिलियंस में प्रोडक्ट है, यानी हर दिन एक हमारी लिस्ट में नया प्रोडक्ट जुड़ता जा रहा है जो कार्बन की मदद से बना हुआ है। खैर, इस चैप्टर में बात कर लेते हैं। ईच फ्रॉम इज कॉल्ड अ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स डायमंड, यानी कि जितने भी कार्बन से बने हुए कुछ ऐसे
एलिमेंट है जो खास है थोड़े से, जैसे जिन्हें हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे डायमंड एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन से बना हुआ है डायमंड, ये पूरा का पूरा कार्बन से बना हुआ है। हार्डेस्ट नेचर इन सब्सटेंस, ये दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही चाहिए होता है। आजकल हालांकि कुछ नई टेक्निक आ गई हैं, जैसे कि बहुत तेज पानी की धार से भी डायमंड काट के दिखाया गया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, लेकिन मेनली तो हम डायमंड से ही डायमंड को काटने की कोशिश करते हैं। सब्सटेंस नो एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके अंदर वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, यानी एक आप उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी रखेंगे तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, अब पढ़ते ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट एक अनोदर एलोट्रॉप्स है जो कि कार्बन से ही बना है, लेकिन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Alkali metals, lithium, sodium, potassium are a soft that they can be cut with a knife. ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से नॉन मेटल हैं या मेटल हैं जिन्हें हम चाकू की मदद से काट सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है, कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जिन्हें हम चाकू की मदद से काट सकते हैं, ठीक है। और अब मेटल में पूछा जाए तो सीधे सीधे मना कर सकते हैं कि नहीं है कोई भी ऐसा। दे हैव अ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके अंदर लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज अ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, हम इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से और भी क्लासिफाइड करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस अ एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, यानी ज़्यादातर नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं जब इन्हें पानी में डाला जाता है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, ये बात ध्यान देने वाली है क्योंकि आगे हमारे काम आएगी, तो उसको ध्यान दीजिए कि ज़्यादातर नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और मेटल बेसिक ऑक्साइड होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे हम इससे कुछ करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और अब वो चीज़ें अब हमारे काम आएंगी जो अभी हमने पढ़ी हैं। What happens when metal are burned in air? You have seen activity 3.8 जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, इसमें क्या बोला है चलिए एक बार देखें। हाँ थोड़ी बेकार है, इसको नहीं पढ़ते, डायरेक्ट हम इसको पढ़ते क्योंकि ज़्यादातर जो आंसर हैं एक्टिविटी के वो नीचे दिए गए होते हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप भी एक्टिविटी ना पढ़ा करें। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको वैसे भी बता ही देता हूँ कि कौन सी एक्टिविटी से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस एक्टिविटी से तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं तो मैं उसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ जैसे कि मैंने अभी पहले वाली एक्टिविटी में किया था। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद अ डार्जिलिंग वाइट फिल्म, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। मैग्नीशियम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उस मैग्नीशियम जब जलता है तो कैसी फिल्म निकलती है, तो आपको लिखना होगा वाइट फिल्म निकलती है। इससे भी क्वेश्चन आया है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, तो हमें उसे सैंड पेपर से साफ कर लेना चाहिए। तो आप मैग्नीशियम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, लगभग सभी के सभी मेटल्स जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। तो इसको ध्यान रखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, यानी कि अगर आपको अब कोई भी मेटल दे दे, मान लीजिए जिंक दे दे या आयरन दे दे, तो Fe+O बन जाएगा FeO, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिया भी गया है 2Cu+O2 बना दिया 2CuO। हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा कि बैलेंस कैसे करते हैं, इस वजह से यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2CO, लेकिन हमारा मेन क्या है CuO। यहाँ पे देखिए CuO+ हो गया है राइट हैंड साइड पे, यानी हमारा रिएक्टेंट जुड़ गया है और बना दिया उसने नया एक प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा भी एलिमेंट रख के देखते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे रखा गया है एल्यूमिनियम को, और इसने भी क्या बना दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बना है 2Al2O3। तो ऐसे ही आप कोई सा भी मेटल रख के देख सकते हैं, वो मेटल ऑक्साइड ही बन जाएगा। मैग्नीशियम रख के देख लीजिए, मैग्नीशियम का एग्जांपल हमने यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन मैग्नीशियम का एग्जांपल भी आपको अभी चैप्टर में देखने को मिल जाए। तो मतलब कि इसमें मेटल, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम आगे पढ़ लेते हैं।
कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यानी कॉपर जो ऑक्साइड है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा था, हमने ऊपर पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड क्या दिखाता है। मेटल ऑक्साइड हमने देख लिए, ऊपर क्या पढ़ा था, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ क्या पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड दिखाता है बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर हमने, हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे HCl के साथ जब रिएक्ट करके दिखा रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाता है। मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, तो मैं बता देता हूँ क्या बनेगा। सल्ट प्लस वाटर बनेगा। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सल्ट प्लस वाटर बनता है। और यहाँ पे क्योंकि हमने बात करी थी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बन गया हमारा बेसिक, और HCl हमारा है एसिड, तो दोनों मिले तो बना प्लस वाटर और सल्ट। आगे बात कर लेते हैं, ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मैंने बता दिया है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, हमने अभी पढ़ लिया, ऊपर भी पढ़ के आए। तो बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यानी कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो मेटलिक, मतलब कि दोनों नेचर दिखाते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ साइड एड बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस प्रोड्यूस सल्ट एंड वाटर। देखिए यहाँ पे भी दिखा दिया, जो भी ऐसे होते हैं वो सल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करते हैं, नोन एज, तो इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी जितने भी जो दोनों शो करते हैं एसिड और बेसिक नेचर, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और ये हमेशा सल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेसिस। यहाँ पे Al2O3 प्लस 6HCl बनाता है 2AlCl3 3H2O। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर AlCl3 जो बना है ये सल्ट है, और H2O जैसे कि हम जानते ही हैं पानी है। तो यहाँ पे भी हमारे एक इक्वेशन के थ्रू दिखा दिया है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सल्ट और वाटर ही बनाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं, बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम एल्कलाइज, कुछ एल्कलाइज की तरह मिल जाते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलोज। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज, एल्कलाइज बनाने के लिए। अच्छा अभी क्या है, तो Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O बनाता है NaOH, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब एक तरीके के बेस बना दिए इसने, इसे हम एल्कलाइज बोला, बेस नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड को भी दिखाया गया है पानी के साथ H2O के साथ, और बना दिया इसने पोटेशियम ऑक्साइड, और ये भी एक बेस होता है। खैर आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको इसमें अलग से एक स्लाइड बना के दिखाऊंगा जिसमें प्रॉपर्टीज़ दे रखे होंगे मेटल और नॉन मेटल्स की, और दे रखे होंगे एसिड्स के नेम दे रखे होंगे, तो आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा और थोड़ा याद कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके काम आएंगे। वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सभी के सभी मेटल सेम रेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कोई अच्छे से रिएक्ट कर देता है तो थोड़ा कोई कम अच्छे से रिएक्ट कर पाता है, तो अलग अलग होते हैं। तो हम उसको देखेंगे कि क्या 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 हिसाब है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड ऑक्सीजन। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वेरियसली दैट दे कैच फायर इफ़ कीप्ड इन द ओपन। यानी अगर पोटेशियम सोडियम को खुले में रख दिया जाए ना तो भैया आग लगा देते हैं, गलती से किसी ने रख लिया ना तो पूरा घर फूक जाएगा। खैर हैंस टू प्रोटेक्ट देम, ऐसा ना होने के लिए किसी का घर ना फूके जिसने रख रखा हो, तो उसको वो क्या करते हैं, वो कैरोसिन ऑयल में इसे डुबा कर रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगे और कोई एक्सीडेंटल फायर ना लग जाए, क्योंकि एक्सीडेंट ऐसा कुछ होगा तो बहुत नुकसान होगा। खैर आगे बात कर लेते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। लेकिन हम अदर एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ी रहती है। दे प्रोटेक्ट ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम अ फर्दर ऑक्सीडेशन, और इससे बचे रहता है कि दोबारा कोई ऑक्सीडेशन इनके अंदर ना हो जाए, यानी कोई और रिएक्शन ना हो जाए। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विजियसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन देम फ्लेम ऑफ द बर्नर। यानी आयरन के अंदर कोई आयरन जलता नहीं है, नॉट बर्न ऑन हीटिंग, जब वो उसे गर्म करते हो जलता नहीं है, बट आयरन फीलिंग बर्न वेरियसली
दैट दे कैच फायर इफ कीप्ड, जैसे कि मैंने बताया कि पोटेशियम के अंदर और सोडियम के अंदर आग लग जाती है अगर हमने खुले में रख दी, तो इससे ना एक्सीडेंटल मतलब कोई एक्सीडेंटल आग ना लग जाए, किसी के घर में आग वगैरह ना लग जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जिसने रख रखा हो उसके घर में आग ना लग जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी रहती है, जिससे ये दोबारा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होने से बच जाते हैं। अच्छा, लेकिन हम आयरन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आयरन की बात अगर हम करें तो दी प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट दी मेटल फर्दर ऑक्सीडेशन, आयरन डज नॉट बर्न, आयरन जलता नहीं है और जब उसे गर्म करते हैं, बट आयरन फिलिंग बर्न वेरियसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन दी फ्लेम, अगर आयरन के कुछ टुकड़े मतलब कि डाले जाएं बर्नर के ऊपर तो उसमें जरूर आग लग जाती है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर में भी आग नहीं लगती, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ अ कॉपर ऑक्साइड, यानी अगर उसको गर्म करा जाए तो कॉपर ऑक्साइड में जरूर बदल जाएगा, आग नहीं लगेगी लेकिन कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा।